میں نے 70 साल बूढ़े और 16 साली लड़की को घर किराए पर दिया। मैं समझी यह बच्ची और बूढ़ा बाप बेटी है, मगर इस वक्त मैं हैरान रह गई जब वो लड़की बोली ये मेरे शोहर हैं। फिर मैं चुप होगी और कुछ ना बोली। अगले रोज रात को मुझे इस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती तो मैं डर गई और फिर अगले दिन मैंने इस लड़की को अपने घर बुलाया तो वो मुझसे गले लगकर बहुत रोई और मुझसे कहने लगी कि बाजी मैं आपको कुछ बताने चाहती हूँ। फिर मैंने छुपकर एक कैमरा इनके कमरे में लगा दिया। फिर अगली रात कैमरा चलाया तो मेरी रूह ही जलजला गई। वो बूढ़ा तो मुझे अपना घर किसी शरीफ फैमिली को किराए पर देना था क्योंकि मैं अकेली औरत थी और बड़ी जवानी में भी बेवा हो गई थी। अचानक एक दिन बूढ़ा आदमी और एक लड़की किराए पर घर देखने के लिए आए। मैंने फौरन इन्हें घर किराए पर दे दिया। मैं समझी कि ये बच्ची और बूढ़ा बाप बेटी हैं, मगर इस वक्त हैरान रह गई जब वो लड़की बोली ये मेरे शोहर हैं। मगर हर रात मुझे इस लड़की के चीखने चलाने की आवाजें आती। मैं डर कर जाग जाती और फिर सुबह फजर के बाद नींद आती। अब मुझे लगने लगा था जैसे इस लड़की पर कुछ जुल्म होता है। मैंने बूढ़े आदमी से छुपकर इसकी लड़की को अपने घर बुलाया। वो मेरे गले लग कर रोते हुए बेहोश होगी। कुछ देर बाद होश आया तो वो बोली बाजी अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो मेरे कमरे में कैमरा लगा दें। कैमरा लगाना तो मुश्किल था। मैंने इसे अपना मोबाइल दिया और इसे कहा कि इससे वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, मैं पुलिस को दिखाऊंगी। वो मान गई। मगर अगली रात जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरी जान ही निकल गई। अदनान के जाने के बाद मैं बड़ी जवानी में तनहा रह गई थी। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे। मैं थी और पहाड़ जितनी लंबी जिंदगी समझ नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं। आज फिर दिन रात के वक्त कुत्ते भौंक रहे थे और इनके भौंकने की आवाजें सुनकर मेरा दिल दहर रहा था। शायद इदरान की जिंदगी में भी भौंकते होंगे, मगर जब मेरे सर पर शोर का साया सलामत था तो मैं किसी चीज से नहीं डरा करती थी और ना ही इन कुत्तों की आवाजों से जिस तरह खौफ में मुब्तला किया करती थी। अब तो एक एक लम्हा सदियों के बराबर लगता था और यूं ही आंखों में आंखें रात कट जाती थी। मैं यही सोचती थी कि अगर घर में चोर घुस जाए और मैं क्या करूंगी। आजकल तो चोर घर के सामान लूटने के साथ साथ औरतों की इज्जत के साथ भी खेल कर जाते हैं। सारी रात मुझे यही डर लगा रहता था कि शायद ये कुत्ते चोरों को देखकर भौंक रहे होंगे। मैंने अपने खौफ से बचने का यही हाल निकाला था कि मैं अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर चढ़ा दूं। यूं मुझे सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में चलो 4 पैसे भी मेरे पास आ जाया करेंगे। मैंने अब इस मंसूबे पर अमल करने की ठान ली थी। यूं तो मोहल्ले में कभी कभार ही निकला करती थी। आज मैं खास क्रास आसपास घर में गई थी। मैंने किसी फर्द को कहा कि अगर किसी को किराए पर घर तलाश करना है तो इसे मेरे पास भेज देना। शर्त यह है कि किराए के लिए आने वाले लोग शरीफ हों और मैं किसी अकेले शख्स को किराए पर नहीं रखूंगी, बल्कि कोई फैमिली ही आए। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस कदर जल्दी सुनी जाएगी। शाम के वक्त मेरे घर में 2 लोग आ गए थे। एक बुजुर्ग था और इसके साथ एक नौजवान लड़की आई थी। मैंने इनको ड्राइंग रूम में लाकर बैठा दिया और बोली कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, इसलिए आपकी तशरीफ आवारी का मकसद जानना चाहती हूँ। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा दरअसल आपने कहा था कि आप अपने घर को किराए पर चढ़ाना चाहती हैं। हमें भी रहने के लिए ठिकाने की जरूरत है, इसीलिए यहाँ पर आ गए। मैंने सर हिला दिया और बोली ठीक है, मुझे वैसे भी किसी शरीफ सी फैमिली तलाश थी। ये तो अच्छा हो गया कि आप बाप बेटी मेरे घर पर रहेंगे। मेरी ये बात सुनकर इस बूढ़े के चेहरे के तवाज़ुरात ही बदल गए थे। वो लड़की जल्दी ही बोली नहीं नहीं, ये मेरे वाले नहीं है बल्कि मेरे शौहर हैं। ये अल्फाज इस कम उम्र लड़की ने अदा किए थे। सारी गुफ्तगू में वो पहली बार बोली थी। मुझे बेतहाशा शर्मिंदगी हुई थी। मैंने तो कभी भी बेमौका बात नहीं की थी। न जाने आज मुझे क्या हो गया था। मैंने जल्दी से माजरत की और बोली मेरी बात से आप लोगों को दिल आजारी हुई हो, मुझे माफ कर दे। इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कोई और अल्फाज नहीं थे। वो बूढ़ा शख्स बोला कोई बात नहीं बहन, आप ये बताएं कि हमें आप ये किराए पर घर कब देंगी। मैं बोली जी क्यों नहीं, मैं अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन आपको देती हूँ। तब इस शख्स के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने मुस्कुरा कर इसकी बीवी की जानिब देखा तो इसे देखकर ऐसे लगा जैसे वो बहुत परेशान हो, घबराई हो और उदास भी लग रही हो। मगर मैंने सर झटका दिया कि शायद ये मेरा वहम हो। खैर मैंने इन लोगों को ऊपर वाला पोर्शन दिखा दिया था जो कि इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। किराए की बात हुई तो जमशेद साहब मुंह मांगा किराए देने के भी लिए तैयार थे। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैंने ऊपर वाला पोर्शन की चाबी इनको थमा दी और इत्मीनान भरी सांस लेकर नीचे आ गई। मैं चाहकर भी रहीला जमशेद को अपने जहन से झटका नहीं पा रही थी। रहीला बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। न जाने इसके वालिदैन को ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फूल जैसी बेटी जमशेद को दे दी थी। मुझे रहीला में अपनी छोटी बेटी नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो वो अब वहीं रहेगी तो मैं इससे बहुत कुछ जान लिया करूंगी। शहर शाम हुई तो मुझे मेरी अम्मी की पुरानी रवायात याद आने लगी। जब हमारे मोहल्ले में कोई नए लोग आकर बसते थे तो अम्मी इनको एक पैर का खाना जरूर बना कर दिया करती थी। वो ये सोचा करती थी कि न जाने इन लोगों के पास चूल्हा चौकी करने का पूरा इंतजाम है भी या नहीं। मैं भी किचन में आ गई थी।
पहले तो मैं खुद के लिए खाना बनाया करती थी, लेकिन आज मैंने 3 लोगों का खाना बनाया था। मैं बहुत अच्छे तरीके से सच्चाई और ऊपर की जानिब चलती गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि मैंने ना ऊपर आकर न जाने अच्छा भी किया है या नहीं। मुझे इन लोगों को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए था। मैं वापस लौटने ही लगी थी तो दरवाजा एकदम से ही खुल गया। सामने ही जमशेद साहब खड़ा था। इसने मेरे हाथ में ट्रे देखी तो कहने लगा, बहन आपने बिला वजह तकलीफ क्यों की है? मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है, फिर ये तो मेरा फर्ज बनता है। वैसे भी इस्लाम में हमसायों का बहुत हकूक है और फिर आप लोग तो मेरे साथ ही रहने लगे हैं, मुझे इतना तो करना ही था। जमशेद साहब बोले, दरअसल रहीला खाना बनाने ही लगी थी, आपने खामखा जहमत की। मैं बोली, आज के दिन रहीला भी आराम कर ले, वैसे भी वो है कहाँ, मैं इससे भी जरा सलाम दुआ कर लूं। इतना कहकर मैं लॉन्च में दाखिल होने ही लगी थी कि वो वहां एकदम से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो बोला, दरअसल तो रहीला सो रही है, इसके सर में बहुत ज्यादा दर्द था, तो मैंने कहा कि तुम सो जाओ। अब अगर वो आधी नींद से बेदार होगी तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है। कच्ची नींद से बेदार हो जाए तो इसकी हालत बेगैर हो जाती है। मैंने सर हिला दिया और वापस नीचे चली आई, मगर मेरे जहन में हजारों किस्म के सवालात उठा रहे थे। मैं तो यही सोचती रह गई कि जमशेद ने एक लम्हे में भी कैसे बात बदल दी। पहले तो वो कह रहा था कि रहीला किचन में है और खाना बना रही है, फिर फौरन से ये भी कह दिया कि वो सो रही है। मुझे इस बात का एहसास शिद्दत से हो रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। मैं इस मुतालिक सोचना नहीं चाह रही थी क्योंकि वो लोग यहाँ पर किराएदार के तौर पर आए थे। चलो आज की रात तो मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से डर नहीं लगेगा, फिर मुझे किसी दूसरे हाल का तजस्सुस भी नहीं करना चाहिए था। मैंने वजू किया और नमाज पढ़ने लगी थी। नमाज और कुरान पाक की तिलावत के बाद मैंने भी खाना खा लिया था। मुझे इस बात का 100% यकीन था कि रहीला मेरे पास जरूर आएगी और खाना खाने के लिए शुक्रिया अदा करेगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा यूं ही लोग किसी का तोहफा लिए बगैर शुक्रिया अदा किए नहीं रहते। मगर ये मेरी खाम ख्याल ही साबित हुई थी। मैंने बहुत देर तक रहीला का इंतजार किया था मगर वो नीचे नहीं आई थी, इसलिए मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। आज मुझे चोरों से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे यकीन था कि आज की रात मेरी बहुत सुकून कटेगी, मैं आराम से सोगी। मगर आधी रात के वक्त मैं हड़बड़ा कर उठी बैठी, यही सोच रही थी कि आखिर मेरी आंख कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी के चीखने चलाने की आवाजें पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि चीखने वाली लड़की बहुत ही तकलीफ में मुब्तला है। मुझे बेतहाशा खौफ आया था। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से अदनान का इंतकाल हुआ था मुझे तो पत्ते के हिलने से भी डर लगने लगा था। मैं अपने कानों पर हाथ रख लिया था। ये आवाज थम ही नहीं रही थी, बल्कि लम्हा लम्हा बढ़ती जा रही थी। मैंने खुद को बेड पर गिरा लिया और कानों पर हाथ रखकर आयतल कुर्सी की तिलावत करने लगी। यूं ही करते करते पूरी रात कट गई। सुबह फजर की जान की आवाज सुनाई दी, तब कहीं जाकर लड़की की चलाने की आवाजें थमी। मैं उठकर वजू किया और नमाज पढ़ने लगी। मुझे अपनी हालत पर अफसोस होता, ऐसा लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। खैर नमाज पढ़कर मैं सोने के लिए लेट गई थी। सुबह 9 बजे मेरी फिर से आंख खुल गई तो मैं उठकर बाहर लॉन्च में आकर बैठ गई। तब मुझे जमशेद नजर आया, वो नीचे आ रहा था। जब इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो बहुत घबरा गया। इसने मुझे सलाम किया और जल्दी से वहां से निकलकर बाहर चला गया। शायद वो मेरे सवाल से डर कर जल्दी से बाहर निकल गया था। जमशेद के हुलिये से यही नजर आ रहा था, जैसे वो ऑफिस के लिए निकला हो। मैंने उठकर अपना नाश्ता बनाया और अब तक जमशेद वापस नहीं आया था, तो इसकी बात की तस्दीक हो गई थी कि वो वाकई किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकला है। मैंने इस मौके को गनीमत जाना, क्योंकि कल से मेरी रहीला के साथ एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं इसके साथ बैठकर बातें करना चाहती थी, इसके हालात के मुतालिक जानना चाहती थी। इसलिए मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन की जानिब आ गई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया और इंतजार में खड़ी होगी कि अभी रहीला दरवाजा खोल देगी, मगर इसने दरवाजा नहीं खोला था। और ये कोई आम बात नहीं थी। वो लड़की कल से मेरे घर आई हुई थी, मगर मैंने अभी तक इसकी एक ही भी झलक नहीं देखी थी। मैं वापस पलटने की बजाय फिर से दरवाजा खटखटाने लगी। तभी रहीला की घबराई हुई आवाज मुझे सुनाई दी। तो कहने लगी, निसारा बाजी आप ही हैं ना? मैं बोली, हाँ हाँ मैं ही हूँ, तुम दरवाजा तो खोलो। तब मुझे रहीला के सिसकने की आवाजें आई। वो बोली, बाजी मैं दरवाजे कैसे खोलूं? मुझे तो जमशेद बाहर से ताला लगा कर गए थे। मैं बोली, रहीला तुम्हारा शोहर तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? वो बोली, मेरा शोहर मुझ पर शक करता है, इसकी उम्र मुझसे ज्यादा है ना, तो इसे हर वक्त यही गम सुना रहता है कि मैं इसे कहीं धोखा न दे दूं। मैं रहीला के लिए बेहद परेशान हो गई थी। मैं बोली, ठीक हो तुम? इसकी जख्मी सी हंसी मुझे सुनाई दे रही थी। वो बोली, हाँ कहने को तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास दुनिया की हर चीज मौजूद है, रुपया पैसा कपड़े जूते, मेरा फ्रिज तरह तरह के खानों से भरा हुआ है, मगर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है।
मैं बोली, हीला मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो बोली, मेरी तो मदद मेरे शकों ने नहीं की, आप क्या करेंगी? बस आपसे इतनी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ किया करें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बोली, क्यों नहीं? मैं वापस पलटने लगी तो हीला बोली, बाजी नसीरा आप प्लीज जमशेद को मत बताइएगा कि आप यहाँ पर आई थी या मैंने आपसे कुछ भी कहा था। मैं बोली, हाँ तुम फिक्र मत करो, वैसा ही होगा, मैं इससे किसी बात का जिक्र नहीं करूंगी। इतना कहकर मैं नीचे आ गई थी। मुझे रह रह कर हीला के वालिदैन पर इतना गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। उन्होंने अपनी फूल सी बच्ची की शादी एक बूढ़े मर्द के साथ कर दी थी जो अपनी सारी जिंदगी इस पर शक करते हुए गुजार देगा। शाम हुई तो जमशेद वापस आ गया था। मुझे सलाम करके वो वापस ऊपर चला गया था। मैं सोचने लगी कि काश ये अपनी बीवी को यूं कैद न रखे, चलो हम दोनों लड़कियों की आपस में दोस्ती हो जाती, हम अपने गम बांट लेते। मगर अब ये क्या हो सकता था। खैर अपने रोजमर्रा के मामलात निपटाने लगी। आज फिर आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल गई थी और आज भी वही हुआ था जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाजें आ रही थी। मैंने कान लगाया तो मुझ पर यह हकीकत शिकार हो गई थी कि यह आवाज तो बहुत करीब से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी यह आवाज? भला मुझे इस चीज का सुराग हर सूरत में लगाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई तो अब चीखने की आवाज ज्यादा करीब से आई नहीं सुनाई दे रही थी। तब मुझे यकीन हो गया था कि यह चलाने का शोर कहीं और से नहीं बल्कि मेरे ही घर से ऊपर वाले पोर्शन से आ रहा था और चीखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रहीला ही थी। एक लम्हे के लिए तुम कह सकते हो कि आलम में ही आ गई थी। फिर मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़ गई थी। मुझे रहीला से पहली नजर में ही बुरी तरह मोहब्बत हो गई थी। अब भला मैं ऐसे कैसे परेशानी में छोड़ सकती थी। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैं यूं कितनी देर यूं खड़ी दरवाजा खटखटाती रही मगर मजाल है जो किसी ने जरा सी भी जहमत की हो। और ऐसा भी नहीं था कि दरवाजे की आवाज सुनकर शोर नहीं थम गया था बल्कि अब तो मुझे रहीला की चीखने की मजीद आवाज आ रही थी। दरवाजा पीट पीट कर मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था, इसीलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई। आज रात तो मुझे रहीला की फिक्र में नींद भी नहीं आने लगी थी, इसलिए मैं लॉन्च में ही बैठी रही यहाँ तक कि फजर की आवाज गूंजने लगी। सुबह जमशेद घर नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया। वो बाहर निकलने ही लगा था तो मैं बोली, जमशेद साहब मेरी बात सुने। मैंने इस शख्स के चेहरे पर खौफ सा बरता हुआ देखा। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। जमशेद के चेहरे पर बहुत ज्यादा सी अदासी फैल गई थी। वो बोला, आपको रहीला की फिक्र हो रही है ना कि वो क्यों चीखती रहती है। मुझे भी इसकी बेतहाशा फिक्र होती है मगर मैं कुछ भी कहने से कासर हूँ। आपके पास कोई हल है तो मुझे बताइएगा। मैंने देखा कि जमशेद की आंखों से आंसू निकल आ रहे थे और वो मुझसे नजर बचा के अपने आंसू साफ कर रहा था। मैं बोली, आप मुझे बताएं कि इसके साथ क्या मसला है, तभी तो कोई हाल बताऊंगी ना। जमशेद ने सर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, रीला का सबसे बड़ा मसला इसके नापसंदीदा शख्स शादी करना है। मैंने हैरत से जमशेद की जानब देखा तो वो हंसा और बोला, मेरी शक्ल सूरत को गौर से देखे और मुझे बताएं कि क्या मेरी रहीला जैसी कम उम्र लड़की से मेरे साथ खुश रह सकती है। इस दिन तो आपने भी मुझे इसका बाप ही समझ लिया था कि मैं रहीला के बाप की बातों में आ गया था। इसने मुझसे ही लाख रुपए कर्ज लिया था। इसने 1 साल का वादा किया था और 4 साल गुजर गए थे। मैं ऐसे मोहलत पर मोहलत देता रहा मगर अब मेरी भी बस हो गई थी। मैंने कह दिया कि अगर अब मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो वो कहने लगा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है कि तुम यूं करोगे मेरे पैसों के गर्ज मेरी बेटी के साथ शादी कर लो। मुझे इसकी बात मुनासिब ना लगी। मैंने बोला, तुम ये क्या कह रही हो। इसने अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने रख दी और मैं बोला कि अगर तुम इससे मेरी शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से पैसे लेकर इसको रुखसत कर दूंगा। दरअसल मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मैं फकत 20 बरस का था और मेरी बीवी 18 बरस की थी। हम दोनों एक दूसरे के संग बहुत खुश थे मगर वो औलाद पैदा करते हुए इंतकाल कर गई। ना औलाद बची ना ही बीवी। मैंने अपनी बीवी के साथ वफा निभाई और 35 साल की उम्र में पहुंच जाने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की थी। मगर अब मुझे तन्हाई का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। सुख बयान कर सकूं मैं किसी की सिवा, मैं किसी की भी सुनूं और कोई भी मेरी सुने। मैं रहीला के बाप की बातों में आ गया और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की रात रहीला ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझ पर थूक दिया, मैं तुम्हारी भी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हो। अब वो हर रात जी चाहता है कि कोई मेरा भी हो जिससे मैं अपना दुख मुझसे ज्यादा करने के लिए चलाती रहती है। इसी वजह से मुझे अपना आबाई घर भी छोड़ना पड़ा था क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी बीवी पर तशद्दुद करता हूँ। मैं यूं ही घर बदलता रहता हूँ। लोग रहीला की वजह से मुझे जीने नहीं देते। अब मेरा ये चौथा घर है। मैंने यहाँ आकर इसके आगे हाथ भी जोड़ दिए थे और बोला कि मुझे आखिर मेरी उम्र में यूं ही जलील मत करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझे जी लेने दो। मगर वो यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी।
मगर मैं आपको ये बात बताऊं कि इसमें रहीला का भी कोई कसूर नहीं है। वो ज़हनी तौर पर बीमार हो चुकी है, वो लोगों को जख्मी भी कर देती है, इसीलिए मैं इसे बाहर से ताला लगा कर जाता हूँ। मैं ये सब बातें सुनकर शिद्दत सी रह गई थी। मैंने बड़े गौर से शमशेद के चेहरे की जानिब देखा था, इसकी तरफ देखकर यही लग रहा था। अब मैं बोली, मैं आपके एक दरखास्त करूंगी। वो बोला, जी जी आप हुक्म करें। मैं बोली, आप रहीला को बंद करके ना जाएं, मैं इससे बात करने की कोशिश करूंगी, हो सकता है कि इसकी हालत में कुछ बेहतरी आ जाए। जमशेद परेशान हो गया था। वो बोला, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने इसकी हालत नहीं देखी। जब इसे गुस्सा आता है तो इस कदर जुनूनी हो जाती है कि वो मेरे लिए भी इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में जाता हूँ, पीछे से वो आप पर हमला कर देगी तो कसूरवार कौन होगा? हो सकता है कि वो आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर दे, इसलिए मुझे इस काम से माफी रखें। मैं ये नहीं कर सकता। मैं बोली, अगर रहीला ने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, आप बस मेरी ये बात मान लें। जमशेद मेरी जान बड़े गौर से देखता रहा, फिर इसने अपनी जेब से चाबी निकाल कर मुझे थमा दी और बोला कि आपने होशियार रहना है। जैसे ही महसूस हुआ कि रहीला को गुस्सा आ रहा है, मैंने सर हिला दिया तो जमशेद उठकर चला गया। मैं यही सोच कर हलकान हो जा रही थी कि आखिर सच क्या हो सकता है। ताला खोलकर मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई। मुझे रहीला सोफे पर बैठी नजर आई थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी और बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने इसको पुकारा तो वो मुझे देखकर उछल पड़ी थी। फिर मेरे दिल पर हाथ रखकर बोली, आपने मेरी जान ही निकाल दी थी, आप यहाँ कैसे आ गई? आपको चाबी कैसे मिल गई? बस ये तुम्हारी नसेराबाजी का कमाल है। रहीला रोने लगी और उठकर मेरे गले लग गई। वो बोली, बाजी मुझे बहुत अरसे से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रखकर रो सकूं। रहीला, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बाजी तुम्हारे पास है। मैं आज तुमसे यहाँ बहुत जरूरी बातें पूछने आई हूँ। मुझे बताओ कि तुम रात के वक्त क्यों चीखती हो? गोया कि मैंने जमशेद की बातों पर भरोसा कर तो लिया था, मगर मैं रहीला की भी कहानी सुनना चाहती थी। मुझे यही था कि जमशेद मुझे कहीं पागल न बना रहा हो। मैं तो नहीं चीखती, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। जमशेद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं इस लड़की की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। इसे अचानक ही यह पलटी थी, कल तो कुछ और कह रही थी। फिर वो बोली, मुझे अपना पोर्शन दिखाएं, आपने इसकी कैसी सजावट की हुई है? मैं भी अपना घर सजाना चाहती हूँ ताकि जब मेरा शोहर घर आए तो इसे ताजगी का एहसास हो। मैंने सर हिलाया और बोली, हाँ आ जाओ, मैं रहीला को अपने साथ लेगी। मगर अभी तक इसके अजीबो रवैये के मुतल्लिक सोच रही थी। हम दोनों नीचे आ गई तो रहीला ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया। इस पर जलने का निशान था। मैं एकदम से खौफजदा हो गई थी। मैं बोली, ये क्या हुआ? तो वो कहने लगी, मैंने आपसे जो बातें की थी, न जाने वो मेरे शोहर ने कैसे सुन ली। शायद इसने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए लगा रखा हो। वो मुझ पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए थी, इसलिए मैंने ऊपर से आपको यही कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बूढ़ा शोहर मुझ पर बहुत तशद्दुद करता है। ये जो रात रात भर मैं चीखती रहती हूँ ना, ये बिला वजह नहीं है। आप अगर अपनी आंखों से ये देख ले तो मुझ पर क्या गुजरे जाती है, तो आप बेहोश होकर रह जाएंगी। आप कैमरा मंगवा कर ऊपर वाले पोर्शन में लगवा दें। मैं तो ऐसा भी नहीं कर सकती। दरअसल पूरी रिकॉर्डिंग जब आप थाने में जाकर दिखाएंगी तो मेरे मुजरम को सजा मिल जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। मैं बोली, ठीक है, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। शोहर बीवी पर इल्जामात लगाता और बीवी शोहर पर इल्जामात लगाती, और तो इनके मामलात में उलझकर बाकी कुछ भूल ही जाती थी। तुम तो खुद रहीला को अपने घर की एक एक चीज दिखाई, तुमने इसे अपने जेवरात तक दिखा दिए। ये तो तुम शुक्र करो जो रहीला की बातें तुमने सुन ली। कल रात इन दोनों ने नींद की दुआ शामिल कर दी थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज लूटने का इरादा कर रखे थे। क्या वही सोफे, वॉशिंग मशीन, सोने के जेवरात, यहाँ तक के कपड़े से बर्तन वगैरह भी हम मौका पर पहुंच गए और यूं तुम्हारी बचत होगी। मैंने रजिया की बातें सुनी तो दिमाग सही सही करने लगा। लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक अदाकारी कर लेते हैं, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब तो किराएदार भी रखने से डर लगने लगा है। मेरे ख्याल में बुरी सोबत से तन्हाई 1000 दर्जे बेहतर है। आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई और सच्ची दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।